हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जो कि भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों में आते ही हैं। इससे कि 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। हम इसके बारे में आज इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं। पहला है साहित्य स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण तथा तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य एवं धर्मेत्तर साहित्य शामिल है। दोस्तों, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ये सब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। रामायण, महाभारत यह भी पूछा जा चुका है, आप इसे एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। धर्मेत्तर साहित्य में इतिहास एवं समसामयिक साहित्य जैसे कि अर्थशास्त्र, कथा, सरित सागर, मुद्रा राक्षस आदि को इसमें सम्मिलित किया गया है। वेदों से संबंध, ब्राह्मण एवं ग्रंथ और पुरोहित। दोस्तों, ये पूछा जाता है, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। मैं ऐसी शॉर्ट में बता देता हूँ। ऋग्वेद में कौशिकी और एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें पुरोहित होत है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ पुरोहित है। अर्धवायु। सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश और जैमिनीय और पुरोहित है। उद्गाता। अथर्ववेद में है गोपाद, ब्राह्मण ग्रंथ है और पुरोहित ब्रह्मा है। देखते हैं नेक्स्ट। मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र कौटिल्य और राजतरंगिणी, कलहन, पृथ्वीराज दासो, चंद्रवाई और हर्षचरित, बाणभट्ट उल्लेखनीय है। दोस्तों, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यूनानी, रोमन क्लासिकल लेखकों में टैसियस तथा हेरोडोटस इतिहास के पिता का उल्लेख इसमें किया गया है। सिकंदर के साथ भारत में आने वाले विदेशी लेखक नियार्कस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस थे। दोस्तों, अन्य विदेशी लेखकों में मैगस्थनीज, प्लूटोटार्क एवं स्ट्रैबो शामिल थे। तो दोस्तों, यहाँ पूछा गया मैगस्थनीज क्या थे करके, तो इसमें लेखक थे, देख लीजिए। सिकंदर के साथ भारत आया था मैगस्थनीज, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए हम इस प्राचीन इतिहास में इम्पोर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। मैगस्थनीज सेलुकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों, मैगस्थनीज की इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब इसे इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। फहान की रचना फूको क्यों ने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेनस्ट्रॉन्ग का विद्वान CU की नाम की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अरबी लेखक अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी कृति किताबुल हिंद अथवा तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज है। दोस्तों, में तत्कालीन भारतीय समाज की दशा का वर्णन किया गया है। यह सब एग्ज़ाम में राइटर के बारे में पूछा जाता है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, मूर्ति और चित्रकला एवं स्मारक आते हैं। दोस्तों, अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं इत्यादि पर खुदे हुए हैं। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। पश्चिम एशिया में बोजाकोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 1400 ईस्वी में 4 वैदिक देवताओं
इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। बेसनगर विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। अन्य अभिलेखों में हाथीगुम्बा अभिलेख, कालिंग नरेश खारेलवाल, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त और मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोधन, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख इत्यादि दोस्तों यह सब प्रमुख हैं। सिक्के एवं मुद्राएं देखते हैं कि पहले के सिक्के क्या थे। हाथ सिक्के पंचमार सिक्के कहते हैं जिसे, बिना लेख के प्राचीन सिक्के थे दोस्तों। सिक्के पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों से आई थी। मतलब यूनानियों जो थे वो सिक्के पर नाम लिखवाते थे। हिंदी यवनों इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए थे, तो ये इंडो ग्रीक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं देखो दोस्तों, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पर गुप्त वंश लिख सकते हैं। गुप्त वंश ऑप्शन में दिया जाएगा। गुप्त वंश ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया था, ये भी पूछा जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन की मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्तीर्ण है दोस्तों। सिक्कों पर जलपोत का चित्र उसमें दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली में मुद्राओं से शक विजय का हमें विवरण मिलता है। देखते हैं हम प्राक इतिहास। जिस समय के मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, मतलब कि जिस काल में या जिस समय में मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई लिखित, मतलब उसमें कोई हमारे पास लिखित में कोई प्रूफ नहीं होता, उसको प्राक इतिहास कहते हैं। प्राक इतिहास को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल भी बोल सकते हैं उसको। प्राप्त अवशेषों से ही हम उस काल के जीवन को जानते हैं। मतलब हमें जो खुदाई वगैरह में जो भी सामान वगैरह प्राप्त होते हैं, मूर्तियाँ वगैरह, हम उसके द्वारा ही उस काल के जीवन को हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों। इस समय के उपलब्ध प्रमाण उनके औजार पत्थरों से निर्मित थे, जैसे कि मैंने बताया था। मूर्तियाँ और औजार और जो पत्थर जो होते हैं जिन पे मूर्तियाँ बनी रहती है, उनसे हमें इनके साक्ष्य का, इनके होने का पता चलता है। होमोसेपियंस। होमोसेपियंस दोस्तों मानव के नाम होते हैं, अभी इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है, जो कि जंगलों में निवास करते थे। एक कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है दोस्तों। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, जिसे याद कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही कवर किया गया है। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राग इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। प्राग इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, यह पूछा जा चुका है। पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण संस्कृति के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित चौतरा नामक स्थान से हस्तकुटाल तथा शल्क पाए गए हैं दोस्तों। मध्यपाषाण काल में क्वार्ट्ज के औजार तथा हथियार बनाए जाते थे, यह भी इम्पोर्टेंट है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित सरायनहार, राय महदहा तथा दमदरा भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण काल स्थल हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल स्थल बागोर राजस्थान तथा राजस्थान में बागोर जिले तथा मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से पशुपालन का हमें प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, मतलब हमें वहाँ से इनके होने का पता चला। सिंधु, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे भी होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की अवधि दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी अवधि है
2500 से 1750। आप इसे एकदम ज़रूर से याद कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है। कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार थी। ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में राय बहादुर साहनी ने, ये देखो इतना इम्पोर्टेंट है, राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की थी। साहनी जी ने राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर अवशेषों की खोज की थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यह पूछा जाता है दोस्तों, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। इस सभ्यता का विस्तार 1299,660 लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था दोस्तों। यह सभ्यता उत्तर में रहमान डेरी से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तथा पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुदगागेंडोर तक विकसित थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था दोस्तों। समाज पहले के समाज मात्र सत्तात्मक तथा लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते थे। समाज व्यवसाय के आधार पर पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक 4 वर्गों में विभाजित था दोस्तों। मातृदेवी की उपासना का सैन्य संस्कृति में प्रमुख वहाँ स्थान था। सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों व पशुओं की दोस्तों पूजा करते थे। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ये देखिए मोहनजोदाड़ो से पशुपति की हमें मूर्ति प्राप्त हुई थी, ये भी पूछा जा चुका है। कुबड़ वाला सांड तथा सिंह युक्त पशु पवित्र पशु थे दोस्तों। वहाँ कुबड़ वाला सांड को पवित्र पशु वहाँ के लोग मानते थे। लिंग पूजा वहाँ पर प्रचलित थी। तंत्र मंत्र एवं भूत प्रेत में वहाँ के लोग विश्वास करते थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे दोस्तों। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ व्यापार एवं उद्योग भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी दोस्तों, ये देख लिए। ये अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ईरानियों ने इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा था दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तौल की इकाई के 16 अनुपात में विभाजित थे दोस्तों। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों को मेलुहा कहा जाता था। मुद्राएं एवं मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजस्थान की खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता है दोस्तों। यहाँ तांबा राजस्थान की खेतड़ी से हमें प्राप्त होता है। यह पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान, चांदी ईरान अफगानिस्तान, गोमेद सौराष्ट्र तथा लाजवर्ड माणिक्य बदख्शा मंगाया जाता था। सीप की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, अनाज, मसाले, टेराकोटा मूर्तियां, इमारती लकड़ी आदि निर्यात की वस्तुएं थी दोस्तों। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना का होना था। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानघर भी मिला था दोस्तों, यह भी पूछा जाता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से नगर मिले थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। घरों का निर्माण आयताकार खंडों में किया जाता था दोस्तों। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग वहाँ किया जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं तथा दूसरे लाइन में बाएं से दाएं लिखी गई।
यह तरीका बूस्टरफेडम कहलाता है। बूस्टरफेडम क्या किसे कहते हैं करके पूछा जाता है दोस्तों, तो आप यहाँ पास दिया हुआ है कि दाएं से बाएं तथा प्रथम लाइन को दाएं से बाएं तथा द्वितीय लाइन को बाएं से दाएं लिखने की प्रक्रिया को हम बूस्टरफेडम कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे जरूर से याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इस लिपि को भावचित्री लिपि भी कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा। मैं इसको PDF टेलीग्राम चैनल पे लास्ट में पूरा प्राचीन भारत कंप्लीट होने के बाद मैं दे दूंगा, अब वहाँ से इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है प्रमुख स्थल, उसके उत्खनन खर्ता, वर्ष, नदी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान स्थिति, प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य है, आप इसे याद कर लीजिएगा। मैं इसे इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा जब यह कंप्लीट हो जाएगा तब। चलो देखते हैं आगे, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, आगे हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे भी। वैदिक काल में हम सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्य मध्य एशिया के निवासी तथा भारत में सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत दोस्तों ऋग्वैदिक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक। अनेक परिवारों को मिलाकर गांव बनता है जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता है, तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता है जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता है दोस्तों। अनेक विश्वों का समूह जन या कबीला कहलाता है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसका प्रधान राजा राजन या गोप होता है। जन के अधिपति को हम राजा या राजन कहा जाता था दोस्तों। वहाँ ऋग्वैदिक में 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है, जो आर्य कबीले भारत के स्वामी सुदास तथा अनार्यों के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सभा समिति तथा विविध जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, राजा के अधिकारी को रत्निन कहा जाता था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर पाए जाने वाले परिवार पितृ सत्तात्मक, मतलब वहाँ के पिता के सत्ता पर निर्भर रहता था। परिवार के मुखिया को कुलक कहा जाता था। वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित होते थे दोस्तों, जाति पर यहाँ व्यवस्था नहीं, कर्म पर आधारित होती थी। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई का, मतलब कबीलों का यह समाज था, यहाँ कबीले पाए जाते थे। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी दोस्तों। इस समय अपला, सिक्ता, घोषा, विश्वारा, लोकमुद्रा जैसी विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं इसमें। सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, वहाँ के आर्य जो थे वो सोमरस का सेवन करते थे, वहाँ उनको मुख्य रूप से वहाँ पिया जाता था। जो आर्यों का मुख्य यह खाद्य पदार्थ था। देखते हैं नेक्स्ट, सोम का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। या पूछा जाता है सोम का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो आप लिखेंगे 9वें मंडल में मिलता है। आर्यों के मनोरंजन के साधन थे संगीत, नृत्य, शिकार, घोड़दौड़ आदि। चलो देखते हैं इनकी धार्मिक स्थिति। आर्यों की धार्मिक स्थिति पढ़ते हैं। आर्य बहुत देववादी थे, मतलब वहाँ बहुत सारे देवताओं को मानते थे, फिर भी वे एक ही एकेश्वरवाद पर बल देते थे। वहाँ लोग, मतलब वहाँ के लोग एक ही देवता पर ही
बल देते थे। उनका एक ही देवता था जिनका सर्वोच्च स्थान था, वो थे इंद्र जी। ये देखिए, इन्हें पुरंदर किलों को जीतने वाला कहा जाता था। इंद्र को पुरंदर किलों का जीतने वाला कहा जाता था। दूसरा स्थान वे अग्नि को देते थे तथा तीसरा स्थान वरुण को देते थे। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें, ये पूछा जाता है दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। यहाँ विश्वामित्र की रचना है। अस्तो माँ सदगम्य को पावन मंत्र कहा जाता है। यह ऋग्वैदिक काल से लिया गया है। अभी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है दोस्तों इसमें, इसलिए मैं इसी को आप कवर कर रहा हूँ। ऋग्वैदिक में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख मिलता है दोस्तों, किया गया है, जो सप्त सैंधव क्षेत्र में प्रवाहित थी किंतु विलुप्त मानी जाती है। ये देखिए आप, ऋग्वैदिक काल की नदियाँ यहाँ पास दिया हुआ है। प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक काल। प्राचीन नाम आप यहाँ इससे पढ़ लीजिएगा, मैं इसको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। कुब्रा का दिया कुर्रम, विभाषा, व्यास, कुबा का काबुल, सदनीरा गंडक, विस्ता का झेलम, द्विजदती, घग्घर, अस्कानी, चेनाब, गोमल, गोमती, पर्शनी, रावी, स्वात, सुवास्तु, ससुद्री, सतलज नाम था ये दोस्तों। आप इसे अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, मैं जल्दी में बता दिया हूँ आपको। चलो देखते हैं इनकी आर्थिक स्थिति। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ के लोग मतलब कृषि और पशुपालन पर मुख्य इनका अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। आर्यों के जीवन में गायों का सर्वाधिक महत्व था दोस्तों। गाय के अतिरिक्त वे भेड़ बकरियां का भी पालन करते थे। आर्य जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे दोस्तों। इस समय निष्क और शतमान नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है। ये देखिए, व्यापारियों को पणी कहा जाता है। चलो देखते हैं हमारा ये उत्तर वैदिक काल। फर्स्ट हमने पढ़ा वैदिक काल, वैदिक काल में हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल। अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका उल्लेख हमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद से मिलती है। राजा को राजन कहा जाता था तथा उसके अधिकारों में वृद्धि हुई। अनेक जन मिलकर जनपद बन गए दोस्तों। इसमें कुरु एवं पंचाल प्रसिद्ध थे। राजा राजसूय, वाजपेयी तथा अश्वमेध जैसे यज्ञ करते थे। राजाओं ने एक राट सम्राट व स्वराट जैसी उपाधि यहाँ धारण की। राजस्व यज्ञ में राजा के सहयोगी 12 रत्न भाग लेते थे। समाज की संरचना ऋग्वैदिक काल की तरह ही थी, परंतु अब स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई तथा पुत्रियों का जन्म अच्छा वहाँ नहीं माना जाता था। पहले यहाँ भी बेटियों का जन्म जैसे कि अच्छा नहीं माना जाता था, पहले वहाँ नहीं माना जाता था। समाज में ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते हैं, जैसे कि अभी भी माने जाते हैं, आप जानते ही होंगे, तथा वैश्व प्रमुख वहाँ के दाता थे। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख है। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की जगह कृषि को दोस्तों अधिक महत्व दिया जाता था। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ था। वाणिज्य व्यवसाय पर वैश्यों का अधिकार था दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख वहाँ मिलता था। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इस समय यज्ञ एवं बलि धर्म का मूलाधार था। इंद्र के स्थान पर
प्रजापति महत्वपूर्ण देवता वहाँ बन गए थे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। पूषण ऋग्वैदिक काल में वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे दोस्तों। अब शूद्रों के देवता के रूप में वहाँ प्रसिद्ध हुए थे। इस समय यज्ञ के पश्चात दक्षिणा में दाएं दार्शनिक सोना, कपड़ा, घोड़ा आदि दिए जाते थे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित पंच महायज्ञ थे। पंच महायज्ञ कौन से थे? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नियज्ञ या मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। तो देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हमें वेद, उपवेद और प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ का पता चलता है। अब इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसको नहीं बताता, अब इसे जल्दी से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको PDF दे दूंगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। देखते हैं, हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही कवर करेंगे। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है दोस्तों। मैं इसलिए उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको PDF में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वह इम्पोर्टेंट बहुत कम है। इसलिए हम जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है हम उसी को ही पढ़ेंगे। उपनिषदों की कुल संख्या दोस्तों 108 थी। यह इम्पोर्टेंट है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती थी, जिसे मत्स्य पुराण तथा सबसे प्राचीन पुराण दोस्तों मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। SSC में पूछा जा चुका है। इसकी रचना शुंग काल में हुई। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है दोस्तों। सत्यमेव जयते, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर टिक कर गया ना, मुंडोक निषाद वहाँ पर दिया होगा ऑप्शन। वेदांगों की संख्या 6 है। शिल्प कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिषी। भारत के दो प्रमुख महाकाव्य महाभारत और रामायण दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। महाभारत की रचना दोस्तों वेदव्यास ने की थी, अभी पूछा जाता है। यह 18 पर्वों में विभक्त है। इसे जय संहिता और सहस्त्र संहिता 1,00,000 श्लोक होने के कारण कहा जाता है दोस्तों। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह 7 कांडों में विभाजित है। यह इम्पोर्टेंट, आप इसे एक बार जरूर से याद कर लीजिएगा। इसे चतुर्शती सहस्त्री संहिता 24,000 श्लोक होने के कारण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। 6 षड दर्शन एवं प्रवर्तक है। दर्शन प्रवर्तक दर्शन, सांख्य का कपिल, वैशेषिक का कनाद, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांस का जैमिनी, योग का पतंजलि, उत्तर मीमांस का बादरायण। चलो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया वैदिक काल। हमने इसमें कंप्लीट किया उत्तर वैदिक काल। अब हम देखेंगे जैन धर्म। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इसमें है वही सिर्फ इसी को ही आप पढ़ लेना। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि पहले जैन धर्म के तीर्थकार भी थे। एग्जाम में पूछा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए थे दोस्तों। 24वें अंतिम तीर्थकार थे महावीर स्वामी जी। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और पार्श्वनाथ भी पूछा जाता है दोस्तों। पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकार थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है दोस्तों, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। तथा माता का नाम श्री त्रिशला
था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंभिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात उन्हें कई नामों से भी जाना जाता था तथा कैल्विन, जिन, विजेता, निर्घन, बंधन, महावीर, रहत, योग्य आदि इनके नाम से जाना जाता था। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पवारी में मृत्यु। दोस्तों, मृत्यु और जन्म आप जरूर से सभी महान पुरुषों के याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है। जैन धर्मों को 2 पंथों में बांटा गया है। पहला श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेत कपड़े वाले पहनने वाले को हम सफ़ेद कपड़ा मतलब पहनने वाले को हम लोग श्वेतांबर कहते थे। दिगंबर पंथ मानने वाले कपड़ों का परित्याग करते, मतलब वहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते, जैसे कि आप देखे ही होंगे। पंच महाव्रत: अहिंसा, अमृषा, अपरित्याग, अस्तेय व ब्रह्मचारी से महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया है। 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में साम्यवाद के दर्शन जिसमें 7 सत्य शामिल है दोस्तों, अनेकांत भी कहा गया है। जैन धर्म में पुनर्जागरण एवं कर्मवाद की मान्यता प्राप्त है तथा इसमें अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। जैन धर्म के अनुसार कठोर तप द्वारा निर्वाण प्राप्त किया जाता है दोस्तों। जैन धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखी गई है। जैन संगीतियाँ इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। जैन संगीतियाँ हैं। संगीति पहला है, प्रथम 300 ईसा पूर्व में स्थान पाटिल पुत्र और संगीति अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति हुई थी 512 ईसा पूर्व में और वल्लभी में हुई थी और इसके संगीति अध्यक्ष थे देवर्घी गणी क्षमा श्रवण। पढ़ते हैं आगे बौद्ध धर्म के बारे में। महात्मा बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जन्म प्रतीक चिन्ह कमल व सांड थे। यह जन्म प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, इसे जरूर से याद कीजिएगा। इनके पिता का नाम सुधोधन शाक्य गण के प्रधान तथा माता का नाम महामाया कौलिय गण के राजकुमारी थी। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष निर्जना फल्गु नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान निर्वाण प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्रतीक चिन्ह पीपल बोधि वृक्ष है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ ऋषिपत्तनम या मिर्गांव में दिया है। नेक्स्ट पॉइंट 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया, मतलब ये 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनका निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह स्तूप था दोस्तों। बौद्ध धर्म के 3 रत्न होते हैं। 3 रत्न आप जरूर से याद कीजिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। इनके 3 रत्न होते हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। देखते हैं नेक्स्ट बौद्ध संगतियाँ। प्रथम बौद्ध संगतियाँ होती 483 ईसा पूर्व में सप्ततीर्ण गुफा में और शासक थे अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में, स्थल था चुल्लबग्ग वैशाली बिहार में और शासक था कालाशोक शिशुनाग वंश के और अध्यक्ष थे समकामी। तृतीय हुआ था 250 से पूर्व में जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था और शासक थे अशोक मौर्य वंश के और इसके अध्यक्ष थे मोगालिपुत्र तिस्स। चौथा हुआ था 72 ईसा पूर्व में कुंडल
वन में कश्मीर में, जो कि है कनिष्क शासक था वहाँ का, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। चतुर्बौध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था दोस्तों। यह पूछा जाता है, इसे जरूर से याद कीजिएगा। ये जितना भी यहाँ बस संगतियाँ दिया है, बौद्ध संगतियाँ, इसमें से सभी इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई थी दोस्तों। और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी है, लेकिन इसे पुनर्जन्म की मान्यता है दोस्तों। बौद्ध धर्म का मूल तत्व प्रतीतय समुत्पाद है तथा महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। बुद्ध के सारथी का नाम चाण, छंदक तथा घोड़े का नाम कंथक था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। बौद्ध ने 8 मार्गों के अनुसरण द्वारा निर्वाण संभव बताया, जिसे अष्टगामी मार्ग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसका दूसरा पार्ट मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, जो कि कल या परसों लाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए याद करना भी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।